हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 कॉमर्स के एक चैप्टर के बारे में विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पिछले सेशन में हमने इसके बारे में बात किया था, मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग जो है वो आपको समझाया था एक्सप्लेन करके। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो किस तरह से निकालते हैं और उसके बेसिक्स क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो अगर हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टिंग वर्ड इन्वेस्टमेंट से ही बना है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन, ऐसे जगह पैसा लगाना जिससे कुछ पैसा हमें आता है, यानी कि पैसे से पैसा कमाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर हम किसी फिक्स एसेट को, किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं तो नॉन करंट एसेट का परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाता है और हर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होता है। इसलिए जो हमारे नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट हम जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इंक्लूड करते हैं। ये रीजन है इसका। ठीक है, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा, यहां दो चीजें होती है एसेट्स के साथ, या तो एसेट बढ़ जाएगा या फिर वैल्यू में वो घट जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ने से बात करते हैं, एसेट्स का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है। तो इसके बेसिकली दो कॉज हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका जो एसेट है उसका वैल्यू एप्रिशिएट हो गया है, यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, उसका कीमत बढ़ गया। सपोज आपका लैंड बिल्डिंग जो है वो 2 लाख का था, लेकिन एक टाइम के बाद उसका वैल्यू बढ़ गया है, अभी 2,50,000 उसका वैल्यू हो गया। तो ये जो 50,000 बढ़ा है ये एप्रिशिएशन की वजह से बढ़ा है। इस बढ़ने से आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ, रखे रखे बस आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है। तो चूंकि ये इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है तो इस तरह के बढ़ने को हम शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका एसेट का वैल्यू बढ़ा है, उसका रीजन ये था कि आपने एडिशनल परचेज किया। सपोज आपका मशीन जो है वो 3 लाख का था, आपने 50,000 का एडिशनल मशीन और ले लिया, 50,000 का और मशीन आपने परचेज कर लिया। तो यहां इस सूरत में क्या हो रहा है कि आपका मशीन का जो वैल्यू बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपने खर्च किया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ परचेज करने की वजह से। तो यहां चूंकि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, कैश का जाना हो रहा है, इसलिए हम इसको शामिल करते हैं। तो एसेट्स का बढ़ना अगर परचेज उसके पीछे कारण है तो हम उसको माइनस करते हैं, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, कैश हमारे पास जा रहा है। उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन में हम देखते हैं कि एसेट का, फिक्स एसेट का कम होना। वो कैसे कम होता है? पहला तो उसका नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता है। अगर हम एबनॉर्मल रीजन की बात करें तो हो सकता है मशीन का एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, या टूट फूट गया हो, डिस्ट्रक्ट हो गया हो, ठीक है, या फिर आग लग गया हो। तो इस तरह से अगर मशीन का वैल्यू या एसेट का वैल्यू में कमी आती है तो ये एबनॉर्मलिटीज है। तो इनको तो हम पहले शामिल नहीं करते हैं, हम नॉर्मल केसेस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में एसेट का वैल्यू किस तरह से घट सकता है वो मैं बताता हूं। उसका एक रीजन तो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के होने से एसेट का वैल्यू घटता है, ये आपको पता है, ये मैंने ऑपरेटिंग में बताया था और वो ऑपरेटिंग में ही जाता है। लेकिन अगर एसेट का वैल्यू इसलिए घटा है क्योंकि आपकी कंपनी ने कुछ एसेट को बेच दिया है, तो जैसे ही आप बेचोगे तो कंसाइडरेशन में आपके पास कैश का इनफ्लो होगा, कैश आएगा। तो अगर सेल करने के वजह से फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी आया तो चूंकि कैश आता है इसलिए हम उसको प्लस करते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग के बारे में कि आप ऐड करोगे इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और आप लेस करोगे आउटफ्लो फ्रॉम परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट के वजह से कुछ भी आपके पास अगर कैश आ रहा है आप उसे ऐड कर दो, और फिक्स एसेट के वजह से कोई भी कैश आपके पास से जा रहा है तो आप उसको लेस कर दो। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है ये एक फाइनेंस है जो कि कंपनी लेती है। किस किस से ले सकती है? तो एक कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो चूंकि कंपनी के बारे में ऐसा है कि आपको पता होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल मैन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है एक पर्सन है बट आर्टिफिशियल पर्सन, इसके पास खुद का पैसा नहीं होता, ये किसी से लेकर ही अपना बिजनेस करेगी। तो ये पैसा कहां कहां से ले सकती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए? एक तो वो शेयर होल्डर से लेगी। तो शेयर होल्डर से किस रूप में? इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में ले सकती है, और डिबेंचर होल्डर से पैसा ले सकती है डिबेंचर के बदले में, या फिर
जो अदर फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं जैसे बैंक वगैरह है या और कोई फाइनेंशियल सेक्टर है, उनसे वो पैसा उधार में लॉन्ग टर्म लोन के रूप में ले सकती है। तो ये जो भी पैसा इस तरह से कंपनी ले रही है, वो एक तरह से ये सारे लोग जो है कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं उसके पैसे के लिए, कैपिटल के लिए। इसलिए इन सब से मिलने वाला पैसा जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये सोर्स है ना, शेयर होल्डर, अगर शेयर आपने इशू किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा आएगा। अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो उसके बदले में पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। या आप अगर लोन आपने रेज किया है, बैंक से लोन आपने बोरो किया है तो वहां से भी पैसा आ रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है फ्रॉम शेयर्स, फ्रॉम डिबेंचर्स और फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर, तो अगर पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो आप ऐड कर दो उसको। अब आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर आपने शेयर इशू किया था तो पैसा आ रहा था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में एक शेयर होता है जिसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अगर आपने एक निश्चित समय के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस किया, रिडीम किया, तो इस सिचुएशन में तो पैसा जा रहा है, तो यहां पर आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो आप इसको लेस करोगे। इक्विटी शेयर के साथ ये नहीं होता, इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी खत्म होती है, पूरी तरह से बंद होती है, तब उनका पैसा वापस किया जाता है। बीच में जब कंपनी चल रही होती तो इक्विटी शेयर का पैसा वापस कभी नहीं होता। अब अगर डिबेंचर्स के बारे में बात करें तो डिबेंचर्स तो रिडीमेबल होते ही हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड कंपनी हैव टू रिडीम द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, उसका तो रिडेम्पशन करना है कंपनी को। तो यहां जब डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन करा तो यहां पर भी आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा, तो यहां पे भी क्या करेंगे हम, अगर रिडेम्पशन है डिबेंचर का तो हम क्या करेंगे, कैश जा रहा है इसलिए हमें लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, लोन हम ले रहे थे, पैसा आ रहा था तो ऐड कर रहे थे। अगर लोन का पेमेंट हमने किया, बैंक से जो लोन लिया था, टाइम खत्म हो गया मान लो, तो उस टाइम के बाद बैंक को अगर हम उसके पैसे का वापसी कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो यहां भी आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा, पैसा जा रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम लेस कर देंगे। इन शॉर्ट अगर हम फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो आइटम वाइज हम समझ सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, यानी जिसमें बैंक आता है। तो अगर इन सब चीजों का अमाउंट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर इन सब चीजों का अमाउंट घट रहा है तो हम इसको लेस कर देंगे। तो इस तरह से होता है फाइनेंशियल। तो होप आपको समझ आया होगा कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और इससे रिलेटेड बेसिक्स क्या होती हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं कंप्लीट आपको बना के दिखाऊंगा, और जो इक्विवेलेंट ऑफ कैश वाला पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो अगर इस सेशन से रिलेटेड, इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।